नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी सही तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो हम देखने वाले हैं पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के थ्रू जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक आपको वॉच करना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। मतलब वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लेना है, रट लेना है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही पास ही है, आपके पास थोड़े से ही समय बचा है। इसमें जितना आपको क्वेश्चन रट रहे हैं रट जाइए, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। सभी क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। 25 क्वेश्चन में से, ठीक है, 25 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब कि वीडियो के लास्ट में ये कमेंट करना मत भूलिएगा कि 25 क्वेश्चन में से जो हमने आपको जीके के 25 क्वेश्चन दिया है, इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम था दोस्तों। ये बात आपको, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप जब इस बात को कमेंट करते हैं कि मुझे 25 में से 22 आंसर जो है आ रहे थे, 25 में से 24 सही हमने किया, तो मुझे आपके कमेंट पढ़ने से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, पहले पढ़िए आप क्वेश्चन को। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ दोस्तों, भारतीय आय का अनुमान, ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या है। पहला ऑप्शन है जौ और चावल है, सेकेंड ऑप्शन है दूध और उसके उत्पाद हैं, थर्ड ऑप्शन है सब्जियां हैं, फल हैं, और फोर्थ ऑप्शन है चावल दाल है। तो याद रखिएगा, वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद, ठीक है ना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है जनता के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य के द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ठीक है ना। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। 8, 9, 10, 12। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। इनमें से कोई, मतलब कि ये कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, तो 6 हैं। पहले जो है मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन जो संविधान जो है 44वें संशोधन, जब संविधान का 44वां संशोधन हुआ तो उसमें से क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इस प्रकार जो है आपके मौलिक अधिकार कितने हो गए दोस्तों, तो 6 हो गए। मतलब इसका जो आंसर सही होगा वो 6 होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। इस चीज़ को, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि हमको लग रहा है कि ऑप्शन चारों गलत है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है ना। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। ओके दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अधिकतर नदियाँ क्या कहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन इसमें से वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि विपरीत बहती है। ऑप्शन है पहला गंगा, सेकेंड ऑप्शन है नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है पुनपुन, और फोर्थ ऑप्शन है यमुना। तो याद रखिएगा,
वो आपकी कौन सी नदी है दोस्तों? तो याद रखिए वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा क्या करती है, एकदम विपरीत बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और इसको रवा रेवा नदी भी कहा जाता है। जो नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों? पहला ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853 में, सेकेंड ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में, थर्ड ऑप्शन है 4 अगस्त 1948 में, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा। हाँ दोस्तों, पहले जो देखिए भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी कहाँ? यहाँ आप देखिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है ना, इसके देखिए उसके बारे में कुछ पॉइंट है, उसको आप डिनोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, खाली रीड कर लीजिए। क्या है कि भारत में पहली ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाड़े के बीच जो है 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। अगर समय की बात की जाए दोस्तों तो यह ट्रेन दोपहर के 3:35 पर चली और 4:45 पर थाड़े पहुंची। ओके दोस्तों, ये कुछ क्या था, कुछ नोट पॉइंट था जिसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? पहला है मस्तिष्क, सेकेंड ऑप्शन है हृदय, थर्ड ऑप्शन है आंखें, और फोर्थ ऑप्शन है हाथ। तो याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है वो है आपका हृदय, यानी कि ये देखिए। ठीक है दोस्तों, हार्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और वह सबसे इजी भी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप कमेंट ही कर देंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? चलिए हम बता ही देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन पहला होगा, यानी कि एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन पढ़िएगा, मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका जो आपको सही आंसर लगे आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हम पढ़ते हैं डेली रूटीन पे। ठीक है, और आपके कमेंट से पढ़ने से हमको मोटिवेशन मिलती है, जो आपका रिक्वायरमेंट होता है उसको हम पूरा करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा हम बताते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, इसके अलावा राजस्थान से भी गुजरती है। यहाँ पे जो आप ऑप्शन आपका थर्ड है उड़ीसा से नहीं गुजरती, मतलब कि उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यानी कि कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती। यहाँ पर उसके बारे में कुछ टिप्पणी लिखा गया है, जो बात हमने बताई वही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला तो राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। ठीक है, इसमें कहीं आपको उड़ीसा दिखा नहीं ना, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लग रही है दोस्तों? यदि अच्छी लग रही है दोस्तों प्लीज़ आपको लाइक करना है वीडियो को। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट करना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। ठीक है ना, आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कैसी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। फेडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा, महासागर की गहराई, सेकेंड ऑप्शन है भूकंप, थर्ड ऑप्शन है वेव, और फोर्थ ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम ये रिपीटेड क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन को बता दिया है अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो फेडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि महासागर की गहराई को मापने के लिए फेडोमीटर का हम उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हेग में, सेकेंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, थर्ड ऑप्शन है वाशिंगटन में, और फोर्थ ऑप्शन है पेरिस में। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा
संयुक्त राज्य संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस दिन लॉन्च किया गया दोस्तों? ये तो एकदम आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक करेंट अफेयर के थ्रू जो है ये क्वेश्चन बना है। ठीक है ना? तो चंद्रयान 3 को किस दिन लॉन्च किया गया था? तो सभी दोस्तों को ये मालूम होगा, सभी फ्रेंड को ये मालूम होगा कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, ये तो आपको जानना, ये तो आप जान ही रहे होंगे। ठीक है ना? आपके समय में ये लॉन्च हुआ है, यानी कि एक करेंटली जीके है। चंद्रयान 3 को किस दिन लॉन्च किया गया दोस्तों? पहला ऑप्शन पढ़िएगा, 14 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को, 20 अगस्त 2023 को, कि 6 सितंबर 2004 को। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो याद रखिए जो पहला ऑप्शन दोस्तों वो राइट हो गया, यानी कि 14 जुलाई 2023 को। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? ओके दोस्तों, और इसके अलावा भी हम बता दें दोस्तों, किस संस्था के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा। और कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा में। ठीक है, कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। ये भी याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा में। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप नहीं है? ऑप्शन है एशिया, सेकेंड ऑप्शन है यूरोप, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागर, और फोर्थ ऑप्शन है अंटार्कटिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन थर्ड जो है सही होगा, यानी कि भूमध्य रेख, हाँ भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर है एक सागर है दोस्तों। ठीक है ना? और बाकी तीनों क्या हैं? आपके महाद्वीप हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? याद रखिएगा, गए की बात है, आने की बात नहीं है। ठीक है ना? आने की बात नहीं है। ऑप्शन पढ़िएगा, 1893 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1994 में, थर्ड ऑप्शन है 1040 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका कब गए दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही होगा, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। ठीक है, लौटने के लिए क्वेश्चन आए तो कह देना कि 1915 में। अब कब गए थे दोस्तों? तो 1893 में गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया? ये तो कक्षा 10 की जो है जीके है, आप बता सकते हैं। ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा। ऑप्शन पहले पढ़िए, रॉलेट एक्ट को, चौरी चौरा हत्याकांड को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो राइट है, यानी कि रॉलेट एक्ट। हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया दोस्तों? काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट क्या था? ये अधिकार दे दिया था किसको? कानून को ये अधिकार दे दिया था कि जो भी व्यक्ति आतंकवाद से संबंधित है, यानी कि आतंकवादियों के साथ है, उसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये भारतीयों के लिए बहुत बेकार कानून लगा, और इसको जो भारतीय क्या करने लगे? ब्लैक एक्ट कहे, यानी कि ब्लैक एक्ट, यानी कि काला कानून। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा, समझ गए ना दोस्तों कि कौन होगा? रॉलेट एक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, थर्ड ऑप्शन है रजिया सुल्तान ने, और फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? जो तटरेखा है सबसे लंबी है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है केरल, और थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन पहला, यानी कि गुजरात होगा। हाँ दोस्तों, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की। किस राज्य की जो तटरेखा सबसे कम है? तो वो है गोवा। ठीक है,
गोवा की जो तटरेखा है सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है गुजरात की। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। जितना लाइक करेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके लिए वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। भाई लाइक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि भाई वीडियो को लाइक किया जा रहा है, इसका मतलब कि ऐसे वीडियो हमारे स्टूडेंट को और चाहिए, तो हम और आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपके लिए कैसी हेल्पफुल था कि नहीं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा कालिदास, सेकेंड ऑप्शन है चरक, थर्ड ऑप्शन है आर्यभट्ट और फोर्थ ऑप्शन है महर्षि पाणिनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही होगा, यानी कि महर्षि पाणिनि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 4 दिसंबर को, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है 6 सितंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 10 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वायुसेना दिवस यानी कि एयर फोर्स डे। ठीक है, एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा, यानी कि सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वित्त मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? वित्त मंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 3 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वित्त मंत्री का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1915 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 2015 में, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 2014 में और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वर्ष 1915 में। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो 2015 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1950 में, सेकेंड ऑप्शन वर्ष 1953 में, थर्ड ऑप्शन वर्ष 1964 में और फोर्थ ऑप्शन 2005 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1950 में हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी वर्ष 1950 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है चाणक्य और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे सही लगे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इस क्वेश्चन को तैयार करना दोस्तों स्लाइडों को बनाए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है ना, आधे घंटे की इस वीडियो में 10 मिनट की इस वीडियो में हमको लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। तो आपको रिस्पॉन्स देना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और कमेंट करना है। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा अशोक था। ठीक है, पहले की बात किया जाए तो पहला कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त का। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था। सेकंड की बात किया जाए तो वो था बिंदुसार। थर्ड की बात किया जाए तो अब आपके ये थे कौन? अशोक थे। कौन थे भैया? अशोक थे। और चौथे की बात किया जाए तो वो थे हाँ दशरथ मौर्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे कि सभी? तो याद रखिएगा प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली और उनका नाम क्या था दोस्तों? वास्को डी गामा। क्या नाम था दोस्तों? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1998 ईस्वी में। ठीक है ना, ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों?
ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? हमको लगता है कि ताजमहल का निर्माण सभी लोग जो है बता देंगे कि किसने कराया था और किस लिए कराया था दोस्तों। और आप समझ गए होंगे कि ये हमने किस लिए बनाया है। ताजमहल निशानी है किसकी दोस्तों? तो इसकी किसकी दोस्तों? तो इसकी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और किसके लिए करवाया था। इसका आंसर आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। शाहजहां ने, हज़रत मोहम्मद पैगंबर में कि मोहम्मद गजनबी में कि इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि जो ताजमहल है उसका निर्माण किसने करवाया था और किसके लिए करवाया था। ठीक है ना, इसको कमेंट करके बताना है दोस्तों, आपको कमेंट जरूर करना है। ओके दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन। आपने देखा कि हमने 25 क्वेश्चन आपको जो है करा चुका, मतलब कि करा दिए हैं। आपको जो है जितने भी क्वेश्चन के आंसर मालूम थे, ठीक है, पता थे, आप कमेंट करके बताइए कि हमें जो है कि इतना क्वेश्चन के आंसर मालूम थे दोस्तों। ठीक है, हमने आपको 25 क्वेश्चन दोस्तों करा दिया कंप्लीट। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम थे दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।